के बारे में। हमने यहाँ पे MCQ लाया है और ये MCQ PGT के लिए, नेट के लिए, JRF के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सेट हो, या फिर कोई ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो, ठीक है। अगर ज्योग्राफी का कोई भी पोर्शन हो उसमें ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी। इससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको अपने मन में ये बताना कर लेना है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुल इस सीरीज में 25 क्वेश्चन है और उसको नोट करते हुए चलेंगे कि 25 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 25 में से कितना सही हुआ है। देखिए, हमारे चैनल का द ज्योग्राफी सेंटर का जो मेन टारगेट हम लेके चल रहे हैं वो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो हाल ही में आया हुआ है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि अक्टूबर तक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है। MP असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई हो चुका है और सब लोग बेसब्री से इसके एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं, और सितंबर में संभावना ये बन रही है कि इसका भी एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। इसके अलावा UP असिस्टेंट प्रोफेसर जल्दी ही होने वाला है। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद PGT का एग्ज़ाम होगा और GIC का एग्ज़ाम कराया जाएगा। GIC की वैकेंसी अभी आने वाली है, PGT का फॉर्म फिलअप हो चुका है। इन चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने अपने टेस्ट सीरीज के तरफ बढ़ते हैं। इसमें से कि पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है, किसने राज्य का जैविक सिद्धांत दिया। ठीक है, जैविक सिद्धांत के बारे में बात की थी। ऑप्शन ए हम्बोल्ट, ऑप्शन बी रेडजेल, ऑप्शन सी रिस्थोफेन और ऑप्शन डी रीडर है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, रेडजेल। देखिए, रेडजेल ने अपने विचार में जब जैविक सिद्धांत की बात की थी, कहा था कि राज्य एक जीव है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, रेडजेल होगा। इसके बाद अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो, प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है। देखिए दोस्तों, जो प्राकृतिक प्रदेश होते हैं, अगर हम प्रकृति की बात कर रहे हैं तो जो प्रकृति ने हमें दिया हुआ है, तो प्रकृति ने हमें क्या दिया है, उच्चावच दिया हुआ है, जलवायु दिया हुआ है, प्राकृतिक वनस्पतियां हमारे आसपास मौजूद होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, भाषा। भाषा के आधार पर प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, चूंकि प्रदेश प्राकृतिक है तो इसमें मानवीय चीज़ों से क्या मतलब है। क्लियर, ये क्वेश्चन देख के आप बता सकते हैं। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है, सामरिक अवस्थिति रखने वाला जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसको मिलाता है। देखिए, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अंध महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ता है। ठीक है, अंध महासागर को अटलांटिक महासागर भी कहते हैं, और इस महासागर की आकृति एस के आकार की है, इसीलिए इसको इधर से देखेंगे पूरा इधर नहीं दिखाई देगा, और इधर से देखेंगे तो पूरा ये वाला नहीं दिखाई देगा, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इसलिए इसको अंध महासागर कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है, भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र कौन सा है। देखिए, भारत का विशालतम कोयला क्षेत्र झरिया है। झरिया याद रखिएगा, भारत का सबसे विशालतम कोयला क्षेत्र झरिया है। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। ऑप्शन ए है सेब की कृषि के लिए, ऑप्शन बी है केला की कृषि के लिए, ऑप्शन सी है अंगूर की कृषि के लिए, और ऑप्शन डी है केसर की कृषि के लिए। तो इसमें से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा केसर की कृषि के लिए। ठीक है, देखिए, केसर की कृषि हमारे भारत में जो है कि जम्मू कश्मीर में होती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में होती है, और जो ये क्या है, झील का निक्षेप है, झील का निक्षेप है। ठीक है, झीलों में जो निक्षेप पाया जाता है उसी पर केसर की खेती होती है। ये जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में ही करेवा के निक्षेप पाए जाते हैं झीलों में। ठीक ना, पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है, आप ये भी बात याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि
पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। देखिए, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी अगर सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर भी लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो अपने अक्ष पर घूमते से तो दोस्तों जो है दिन रात होता है, अपने अक्ष पे घूमने से क्या होता है, दिन रात होता है। ऑप्शन नंबर 2 है पृथ्वी का परिक्रमण। हाँ देखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण कर रही है, इसकी वजह से मौसम परिवर्तन हो सकता है। तीसरा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, और चौथा है सूर्य का घूर्णन। सूर्य के घूर्णन से पृथ्वी के मौसम का कोई लेना देना नहीं है, सूर्य घूर्णन भले ही करता है अपने अक्ष पे। तो इसमें से दूसरा और तीसरा ये दोनों सही है, तो दूसरा और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो वातावरण द्वारा 1013.25 मिलीबार का दाब डाला जाता है। ठीक है, जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करने के लिए हमारे यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए है अल नीनो, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण पश्चिम मानसून में, ऑप्शन नंबर बी है उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुवीय अग्र, और ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है? अल नीनो, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, ध्रुवीय अग्र, और ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं होगी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ग्रीष्म काल में, ठीक ना, जब ग्रीष्म ऋतु हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ती है तो ग्रीष्म काल में सूर्य कहाँ पर चला आता है? कर्क रेखा पे चला आता है। ठीक है, ग्रीष्म काल में सूर्य कर्क रेखा पर चला आता है, जिसके कारण जो है कि भारत के आसपास वाले क्षेत्र में अगर हम एक डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो भारत का जो ये इलाका होता है इधर हिमालय के साइड में, इधर जो है निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो निम्न वायुदाब का केंद्र जब बन जाता है तो हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, ठीक ना। तो वो उस समय क्या करती है, हवाएं चल करके दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ती हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? देखिए चंदन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी है उच्च पर्वतीय वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो हमारा आर्द्र पर्णपाती वन में ही पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। चंदन, देखिए चंदन सदाबहार वन नहीं है, इसी से आपको पता चल जाएगा, और उच्च पर्वतीय वन भी नहीं है क्योंकि ये कोड़धारी भी नहीं है, और कांटेदार तो है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी क्या है, सही होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? क्षारीय, अम्लीय, जलाक्रांत या अतिरिक्त मृदा के साथ? देखिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगर मिट्टी क्षारीय हो जाए तो उसमें जिप्सम मिलाते हैं, जिससे फसल क्या होती है, बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? ठीक है, देखिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये चारों ऑप्शन है और चारों ही क्या है, लौह और इस्पात संयंत्र हैं। इसमें से कह रहा है कि जर्मनी द्वारा कौन सा स्थापित किया गया है? तो इसमें से जर्मनी द्वारा राउरकेला स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राउरकेला जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर में 1907 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जमशेदपुर 1907 में, ये सबसे पुराना है सोलर रेखा नदी के तट पर, ठीक ना, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने इसको स्थापित किया था। राउरकेला जो है
जर्मनी ने स्थापित किया था। राउरकेला की स्थापना 1959 में हुई थी। इसके बाद भिलाई भिलाई पहले मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो भिलाई जो है रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था 1955 में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, आप याद रखिएगा इसको। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है दुर्गापुर। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है और 1956 में ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो इन सबको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश सही ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश। इन चारों में से सही ऑप्शन केरल है। केरल में तो केरल राज्य क्या है, थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, उलंग किस्म की चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है? देखिए, ताइवान, वियतनाम, ब्राजील, भारत। सही इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ताइवान। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न देशों में से कौन गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है यूक्रेन, ऑप्शन नंबर डी है अर्जेंटीना। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई देश जितना उत्पादन करता है तो उत्पादन करने के दौरान ये कोई जरूरी चीज नहीं है कि वो देश उसका निर्यात भी करेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो निर्यातक है, सबसे बड़ा निर्यातक देश वो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना सबसे बड़ा निर्यातक है और ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जल जहाज का निर्माण में अग्रणी देश है। जल जहाज यानी कि पानी की जो जहाजें होती हैं उसका निर्माण सबसे ज्यादा कौन करता है? जापान, ब्रिटेन, रूस और नीदरलैंड। सही ऑप्शन इसका है जापान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। आम्र वर्षा होती है, आम्र वर्षा, ये वर्षा है, ठीक है, आम्र वर्षा होती है आसाम, बंगाल में, दक्षिणी भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में नहीं। आम्र वर्षा यानी कि जब आम्र का वो बौरे लगती हैं, ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दक्षिणी भारत में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पीट्सबर्ग कहलाता है? कोबे, युवाता, टोक्यो और ओसाका। देखिए, ये चारों नगर जापान के ही हैं। कह जापान का पीट्सबर्ग किसको कहते हैं? तो युवाता। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले एक खदान है। कह रहा है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, किम्बरले जो है हीरे की खदान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। कोसी किन 3 नदियों के मिलने से बनती है? तो मयांगड़ी, बाड़ी, त्रिशूली, सन, अरुण, तांबूर, शारदा, सरजू, राप्ती, बनास, सिंध है, ये सिंध, बेतवा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। सन, अरुण और तांबूर नदियों से कोसी नदी बनती है। देखिए, कोसी नदी मुख्य रूप से 7 नदियों के मिलने से बनती है, याद रखिएगा, जिसमें से 3 नदियां यहाँ पे दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान कितना है? देखिए, हमारी धरती पर जितने भी महासागर हैं सबका अगर औसत तापमान बताया जाए तो औसत तापमान सबका 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो ऑप्शन में है डेविस, मरे, डार्विन और वेगनर। तो मरे विद्वान ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मरे विद्वान ने सागरीय निक्षेपों का सबसे पहले अध्ययन किया था। बाकी डेविस को आप जान ही रहे हैं। ठीक है, अपर्दन चक्र की संकल्पना, ठीक, डार्विन का योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, जो शक्तिशाली होगा वो जीवित रहेगा, ये थ्योरी दी थी, ठीक है, इवोल्यूशन की। उसके बाद वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, ठीक है, डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जो 1859 में आई थी, ये भी आप याद रखिएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की पुस्तक 1859 में आई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, महासागरीय जल में लवणता घटती है जब वाष्पीकरण अधिक होता है,
ऑप्शन नंबर बी है हवा का वेग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी है भारी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी है आर्द्रता अधिक होती है। देखिए, जब भारी वर्षा हो जाती है ना, तो महासागरीय जल में लवणता जो है कि नमक की मात्रा कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे अपने अंतिम प्रश्न की, जो है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, सांता आना कैलिफोर्निया ये सुमेलित है। खमसिन अरब ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि खमसिन कहाँ चलती है? खमसिन चलती है मिस्र में, अरब में न चल करके खमसिन कहाँ चलती है? मिस्र में। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, खमसिन का मतलब होता है 50। तो मिस्र में 50 दिनों तक 50 डेज तक जो हवा चलती है उसको खमसिन कहते हैं। बाकी फान स्विट्जरलैंड सही है और मिस्ट्रल हवा फ्रांस में चलती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे टेस्ट सीरीज की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हर हफ्ते 25 क्वेश्चन का एक क्विज और सब्जेक्ट वाइज कराएंगे। ये तो मिक्स क्विज था, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्विज भी, हर टॉपिक पर क्विज भी आपको मिलेगी। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई सुझाव और कमेंट होगा तो उसको ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन होगा उसको भी आप ज़रूर हमसे साझा करें।